हाय दोस्तों, मैं श्री आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाइनल नवंबर 23 की ऑल इंडिया रैंकर 43 सुयसा श्री श्रीमाल। सुयसा, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी 43 रैंक आई है। बहुत अच्छा अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो कैसे मच। लगा आपको रिजल्ट का पता चला जब? बहुत ओवरवेलमिंग था सर सब कुछ, मतलब फैमिली वगैरह सबके, मतलब बहुत इमोशनल थे सब कुछ। एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि रैंक आएगी, बट पास पास का एक्सपेक्ट किया था, बट रैंकिंग का तो बहुत इमोशनल मोमेंट था। एंड अभी भी सब कुछ कंटिन्यूसली चल रहा है। तो जब आपकी मॉक टेस्ट चल रहे थे उस समय तो रैंक का चल रहा था अपना कि रैंक आने वाली है। मतलब सर जब एक्सपेक्टेड था, बट फिर ऐसा लग रहा था पेपर जैसे एफआर फर्स्ट पेपर टारगेटेड था। सो हम्म। फर्स्ट पेपर के बाद मतलब जैसे सब थोड़ा मॉरल डाउन हो गया था कि ये क्या हो गया बोल के। देन फिर थोड़ा बाद में मेंटेन किया, फिर अभी। अच्छा, एक चीज बताओ आपके कि जो आपने प्रिपरेशन करी वो किस तरीके से करी, मतलब सब्जेक्ट्स कैसे कैसे आपने मैटर पढ़ा, और आईसीआई का मैटर पढ़ा या कुछ और मैटर भी काम में लिया, और मैटर काम में लिया तो उसमें पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा? मतलब स्पेशली किसी का नाम नहीं लेना, किसी का भी मैटर पढ़ा और मार्क्स कम आए तो कोई नाम नहीं बताना अपने को, लेकिन वैसे क्या आईसीआई मैटर ही पढ़ना चाहिए था या और मैटर भी पढ़ा, उससे बेनिफिट हुआ या नुकसान हुआ? तो सर सबसे पहले तो मेरा ये फोकस था कि 6 मंथ्स रिवीजन को स्टडी, मतलब प्रॉपर स्टडी प्रिपरेशंस को देना ही है। तो जैसे ही अगर मैं कोई सब्जेक्ट की क्लासेस करती थी, तो अगर एफ आर एस एफ एम ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रहते थे, तो आई मेड श्योर कि उसके साथ ही मेरा मतलब मेरा भी प्रिपरेशन अराउंड 50-60% हो जाए। तो अब रही मटेरियल की बात, मतलब मैंने क्या फोकस किया था कि जो भी मैं बुक रेफ़र करूँ, वो मैं एंड तक रेफ़र करूँ। मतलब मेरे को कोई भी ज़्यादा स्विच इन स्विच आउट नहीं करना था कि ये भी बुक पढ़ लिया, वो भी बुक पढ़ लिया। एक बुक पे फोकस था, एंड मैंने मेक श्योर किया कि वो बुक में आईसीआई मटेरियल का पूरा कंसेप्चुअली सब कुछ कवर्ड है क्या। मतलब जो आईसीआई मटेरियल में है, वो पर्टिकुलर जो मैं बुक रेफ़र करूँगी, उसमें वो सब कुछ कवर्ड रहना चाहिए। तो मेरा मेन एक एम वही था कि सब कुछ बेसिकली उसमें कवर्ड रहना चाहिए, और मेरा भी 100% वो चीज़ से कवरेज हो जाना चाहिए। हम्म। एंड देन जैसे ही अगर एफ आर एस एफ एम, जैसे मैंने बोला कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का कर लिया, ऑडिट लॉ इनको हाथ नहीं लगाया था, लेक्चर्स कर लिए थे। देन ड्यूरिंग 6 मंथ्स जैसे अपने 3 रिविजन्स होते हैं वीवीआईएम पे प्रोग्राम के, सो मैंने मेक श्योर किया कि ऑडिट लॉ इन थ्योरी सब्जेक्ट्स पे वो थोड़ा मतलब एक रिवीजन ज़्यादा किया एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। और कोई सब्जेक्ट जैसा डिफिकल्ट ज़्यादा था एस सी एम पी, तो ये सब्जेक्ट्स में मेक श्योर किया कि थोड़ा वर्कआउट करने के लिए एंड में थोड़ा टाइम बचे, तो ज़्यादा मैं उसके रिलेटेड और एक रिवीजन दे सकूँ। तो इस तरह से मैंने वर्कआउट किया था कि जो भी बुक रेफर करना है, मेक श्योर करना है कि उसमें आईसीआई मटेरियल का सब कुछ कवर्ड है। एंड कंसेप्चुअली मोर थोड़ा फोकस्ड रहना है, ताकि मतलब जैसे हमें आर्टिकलशिप पीरियड में 3 इयर्स का टाइम मिलता है, तो वो अब भूल जाते हैं हम लोग कि पहले अब मार्च अराउंड फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में मैंने एस एफ एम की क्लासेस ली थी, फिर देन एफ आर की, तो वो एंड तक याद रहने के लिए अराउंड मतलब मेक श्योर कि अराउंड 40-50% तो भी मेरे को 6 मंथ्स में थोड़ा मेरे को कवर्ड रहना चाहिए सिलेबस। तो ये मेक श्योर किया था। अभी बताओ, आपका आपने 6 मंथ का यहाँ पे वीवीएमपी प्रोग्राम ज्वाइन किया था, जिसे मॉक टेस्ट और गाइडेंस वगैरह होता है, तो 6 मंथ से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो गया था या कुछ बाकी था? सर 6 मंथ्स कंप्लीटेड था पूरा, सिर्फ इको लॉ जो होता है वो मेरा बाकी था, बाकी ऑल सब्जेक्ट्स मेरे लेक्चर्स पूरे कंप्लीट हो गए थे। लेक्चर और कंप्लीट हो गए, प्रैक्टिकल्स, हाँ तो प्रैक्टिकल 6 मंथ के सब्जेक्ट। मॉक टेस्ट के साथ साथ आपने स्टडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, तो हाँ जो शेड्यूल में आपको टाइम मिलता था उसमें कोर्स रिवाइज हो जाता था या कुछ बचता था रिवाइज करने में? नहीं सर, 100% तो ऐसे काफ़ी, मतलब 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसे भी थे जो एंड तक 100% नहीं हुए थे। तो फर्स्ट मतलब मैं फर्स्ट डिवीजन में मेरा ये था कि कंसेप्चुअली हर चीज़ फर्स्ट डिवीजन में करेक्ट बैठनी चाहिए, ताकि मैं सेकेंड डिवीजन में उसको स्पीड अप करने पे फोकस कर सकूँ। तो मेरा 100% कवरेज जैसे एफ आर का अराउंड 80% ही होता था, एफ आर डी टी ये फुल कवरेज नहीं हो पाता था। तो हम्म। मैंने मेक श्योर किया कि मैं जितना पढ़ूँ वो अच्छे से पढ़ूँ, ताकि जब मेरा सेकेंड रिविजन हो तो मेरा पहला पढ़ा हुआ कम डेज में रिवाइज हो जाए, क्योंकि एट द एंड मेरा एम 1.5 डेज वाला था। तो मैं मेक श्योर करती थी कि वो कम कम हो जाए। एंड हमारे पास एक्चुअल में आफ्टर 3 रिविजन्स अपने प्रोग्राम में ऐसा होता था कि कुछ वी हैव फ्यू डेज,
तो वो कवर करने के लिए वो सफिशिएंट हो जाता था बाद में, अगर कुछ छूटता भी है। हाँ, तो अपना टेस्ट सीरीज का पर्पज भी ये है कि नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा हो जाए, जिससे कि एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाए। चाहे उससे थोड़ा सा कोर्स का कवरेज कम हो पाता है, लेकिन अगर 100% कोर्स कवरेज हो जाए और एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आए, वो वेस्टेज है। इसलिए ये वीवीएमबी प्रोग्राम का जो शेड्यूल होता है, उसमें पहले जैसे 10 डेज का टाइम, उसके बाद में आपको 5 डेज का मिला, फिर 3 डेज का मिला, फिर 2 डेज का मिला, और लास्ट में जाके एग्जाम में 1.5 डे में आपका रिविजन हो गया था। तो उसका बेसिक पर्पज भी ये है कि एक शेड्यूल्ड मैनर में स्टूडेंट नंबर ऑफ रिविजन कर ले, जिससे कि परफेक्शन आ जाए। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चा ये पूरी शेड्यूल ढंग से जी जान लगा के देता है, यानी क्लास का 6 मंथ का अगर शेड्यूल फॉलो कर लेता है, तो वो पास ही हुआ है। कोई भी मतलब बच्चा रहा नहीं, ऐसा मैंने देखा नहीं। अच्छा, आप अपने जूनियर्स स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि आप देखोगे सीए इंटर में बिल्कुल बच्चा रिफाइंड बच्चा आता है, उसके बाद भी 10% सीए फाइनल का रिजल्ट रहता है। तो सीए फाइनल वास्तव में टफ है, या स्टूडेंट्स कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो पास नहीं हो पाते? आपको क्या लगता है? सो सबसे पहले तो आई थिंक द ड्यूरेशन, बेसिकली इंटर में वी हैव 9 मंथ्स, तो वो प्रेशर रहता है 9 मंथ्स का कि इतने इसमें लेक्चर्स भी करना है प्लस हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है। बट आर्टिकलशिप में थोड़ा लीजर हो जाता है क्योंकि वी हैव 3 इयर्स का पीरियड। तो स्टार्टिंग से सबसे पहले तो एम ये रखना चाहिए कि मेरे पास 6 मंथ्स बचे एंड में कि मैं पूरा प्रिपरेशन कर सकूँ। अगर 6 मंथ से ज़्यादा बचता है तो वेल इनफ। देन सेकेंड तो फर्स्ट तो अपना लेक्चर्स आपके पर्टिकुलरली अच्छे से कंप्लीट हो जाने चाहिए। एंड देन दूसरी चीज़ कि आप जो मटेरियल रेफर कर रहे हो, ज़्यादा इधर उधर भागो मत। अगर एक बुक रेफर कर रहे हो तो उसको एंड तक वही बुक को रेफर करो, ताकि ताकि आपका मतलब बेसिकली वो चीज़ में आप एक तो कंसेप्चुअली करेक्ट भी रहना चाहिए क्योंकि आपका आईसीए का मर्टिकुलर पूरा कवर हो रहा है क्या वो देखना है। एंड अगर आप वो चीज़ को रिपीटेडली पढ़ोगे तब जाके वो 1.5 डेज के लिए आपका स्ट्रैटेजी बराबर बैठेगा। एंड तीसरी चीज़, सीए हार्डवर्क मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है, तो वो चीज़ मेंटेन रखना ही है, कंसिस्टेंसी रखना है, हार्डवर्क रखना है, पेशेंटली सब कुछ करना है, और गॉड गिव्स रहा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। मतलब ये रीजन क्या लगते हैं आपको, इतना डाउन रिजल्ट जा रहा है, उसका क्या रीजन लगता है? क्यों बच्चे, सर आपके और भी जो फ्रेंड्स होंगे जो आपके साथ में आर्टिकलशिप की होगी, और भी जो सर्किल में होंगे, उसमें से बहुत सारे बच्चे फेल भी होंगे, आप पास होकर रैंक भी आए हो, तो क्या डिफरेंस लग रहा है उन बच्चों में और आप में? उन्होंने क्या गलतियां करी और आपने क्या किया, मतलब जो डिफरेंस क्रिएट हो गया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक टेस्ट सीरीज़ नहीं देना, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बेसिकली मार्क्स इवैल्यूएट करने में बहुत हेल्प करता है। और वो थ्री, आप कितनी भी पढ़ाई करो, आप वो 3 आवर्स में कैसे परफॉर्म करोगे वो मैटर करता है। तो मतलब हमारे लिए मैंने तीन तीन टेस्ट सीरीज़ दिए, तो वो 3 आवर्स बैठ के लिखना, मतलब वो तो एक आदत सी हो गई थी कि मतलब अब एग्जाम में जाके भी 3 आवर्स, ऑब्वियसली वो टाइम का लेवल अलग रहेगा वो 3 आवर्स का। बट एक 6 मंथ से हम लिखे जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज देते जा रहे हैं, तो वो एक कंटिन्यूस एक टेस्ट सीरीज का प्रॉपरली उसको इवेल्युएट करना कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो वो एक रहता था। एंड दूसरी चीज़ आई थिंक बच्चे लोग वही कि बहुत बहुत मटेरियल रेफर करते हैं। मतलब एमसीक्यूज भी मैंने ऐसे काफ़ी फ्रेंड्स को देखा है कि ये भी एमसीक्यूज यहाँ से भी कर लिए वहाँ से भी कर लिए, बट जैसे सर आप बताते थे कि जितने एटलीस्ट पहले पूरे एक बार आप थियोरी रीड कर लो, अगर टाइम है तो देन एमसीक्यू पर फोकस करना, और वो भी सिर्फ आईसीआई के एमसीक्यू करना, बाकी कोई एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं। तो मेरा भी वही रहता था कि अगर इन केस पहले तो पूरा प्रोविजन वगैरह सब कुछ अच्छे से कर लिया, एंड देन अगर टाइम मिला तो एमसीक्यूज पे फोकस करना, क्योंकि आईसीआई आपको हर बार कुछ नया ही पूछेगी, ज़रूरी है कि सेम पूछेगी। तो मेरा मतलब तो बहुत भटकना नहीं है, एक चीज़ पे रखना है, उसको कंसिस्टेंटली करना है। तो मैंने मतलब वही देखा कि सब लोग बहुत पढ़ने पे चले जाते हैं, अगर आपका 80% भी हो रहा है तो उसको अच्छे से करो। एडिशनल मैटर पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, और एडिशनल मैटर में वो क्वालिटी आती नहीं है। तो वैसे ही मैंने चीज देखा कि जैसे आईसीआई का स्टडी मटेरियल है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो मोर और लेस सफिशिएंट है, ठीक है। ये आरटीपीएमके सेस्टेड और मिला देते हैं तो क्वेश्चन डबल हो जाते हैं। लेकिन 80-90% क्वेश्चन आईसीआई के बेसिस पे पूछे जाते हैं, कोई फिगर चेंज कर दिया, कोई पॉइंट एक दूसरा एडलिस्ट कर दिया, और बाकी इतना मैटर इकट्ठा कर लेते हैं कि उसके चक्कर में एक तो नंबर ऑफ चैप्टर छूट जाते हैं,
इसके अलावा एक तो आपको मान लीजिए 1000 पेज पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट के लिए, 2000 पेज पढ़ना पड़े तो 2000 पेज पढ़ोगे तो वो क्वालिटी आएगी नहीं। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन ये भी रह रहा है, मतलब जिसकी वजह से बच्चा और रीडिंग करता है और वो फिर दिक्कत आ जाती है। और यहाँ तो देखते हो कि 1-2 बार अटक गया तो उसके बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए क्लियर करना। अच्छा, आपने यहाँ से वीवीएमपी प्रोग्राम ज्वाइन किया था और हमने आपको जो वेबसाइट पर सब लगाया, वीवीएमपी प्रोग्राम से लगाया, जिससे कि हम ये कंफ्यूज नहीं करना चाहते लोगों को कि सब एक केवल नाम लिख दिया कि हमारा क्या रोल है, वो चीज। अदरवाइज क्या है कि लोग कुछ भी और एक नाम लिख देते हैं और लगता है कि हाँ ठीक है साहब यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा है। आपको वीवीएमपी प्रोग्राम से क्या बेनिफिट हुआ होगा, थोड़ा सा ये बताएं। सर सबसे पहले बड़ा बेनिफिट तो आपका गाइडेंस, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा होता था कि और मतलब कभी भी मतलब लो फील किया तो आपको कॉल करना और आपका एक इसमें कॉल उठाना, तो वो गाइडेंस, उसके सेशन, और कब मतलब आप ऐसा लगता था बस मतलब हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे। तो वो चीज़ गाइडेंस का बहुत बहुत मतलब एक्चुअल में कैसा होता है सर, 6 मंथ्स एकेडमिकली तो बहुत परफेक्ट हो जाते हैं, बट वो मेंटली स्टेबल रहना और आपका हर चीज़ हर बार बोलना कि बी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा, तो वो एक गाइडेंस का तो बहुत बड़ा रहा। देन सेकेंड चीज़, टेस्ट सीरीज के रिलेटेड एक प्रॉपर शेड्यूल मिल जाता था हमें कि ये सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना, तो वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता था कि मतलब ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो उसको वही रिपीटेडली पढ़ रहे हैं, या फिर कोई डिफिकल्ट जा रहा है तो उसको साइड में ही रख दिया, ऐसा नहीं। हर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर इक्वल टाइम देना, एंड एक शेड्यूल रहता था, तो एक प्रेशर बिल्टअप रहता था हर बार कि अब एग्जाम आ रहा है, वो एग्जाम देना है और वो सब्जेक्ट को 10 डेज में कंप्लीट करना है, 10 डेज में भी और 1-2 रिविजन्स करना है। तो वो एक शेड्यूल की वजह से भी वीवीएम के प्रोग्राम का बहुत बड़ा ये रहा। एंड आपका तो गाइडेंस सर कुछ बोलना ही मतलब बहुत बहुत रहा है आपका सपोर्ट हर चीज़ में। थैंक यू सुरेश साहब। और इससे बच्चों को बेनिफिट मिलेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् देवेत्रो जन संयत प्रमाणम कुरुते लोको एवं अनुवर्तते, कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, तो आप रैंकर हो, सीए स्टूडेंट्स के लिए आप एक आदर्श हो, तो जो आपने फॉलो किया वो दूसरे बच्चे भी फॉलो करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके।